हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, या उसको बोला भी जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के गुणधर्म। देखिए, त्रिभुज से जो हमारा नाता है वो कक्षा 9वीं 10वीं से चल रहा है। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, हम स्केलन ट्राइंगल जानते हैं, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हों। ठीक है, हम उनके कोण अर्धक समझते हैं, हम केंद्रक समझते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के अंदर ये सब पढ़ा। हम उसका लंब केंद्र समझते हैं, परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली उन सारी चीजों को कंक्लूड करता है जो ट्राइंगल के साथ यानी त्रिभुज के साथ एसोसिएटेड है। यानी अपने को कक्षा 9वीं 10वीं में जो चीजें हमने पढ़ी थी उन नियमों को भी सीखना है और साथ ही साथ यहां कुछ नए नियम भी हमें सीखने हैं। अब इस चैप्टर के साथ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बेटा। शुरू से पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि साहब आखिरी के अंदर बिल्कुल लास्ट में ले जा करके आप इस चीज को समझें कि साहब हम तो जब बिल्कुल ये जितने फॉर्मूले हैं उन सबको रट लेंगे और रटने के बाद जैसे एग्जाम के पास आएगा तभी उन्हें करेंगे। ये चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है कि आपको सवाल के आधार पर फॉर्मूलों का चुनाव करना होता है। तो आपको फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी सीखना है और यहां पर आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है डेरिवेशन में और याद रखने में। यानी फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए और साथ ही साथ आपको वो फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो कौन सा फॉर्मूला हमें आवश्यक होगा वो सिर्फ मैनिपुलेशन है। जैसे जैसे आप सवाल करेंगे वो आप सीखते चले जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर प्रयोग में लाया जाता है। इस चैप्टर को अगर देखा जाए, मतलब अगर इसका लेवल ऑफ हार्डनेस की अगर अपन बात करें तो ये बाकी चैप्टरों से थोड़ा सा अलग नेचर का है। क्यों अलग नेचर का है? क्योंकि ये बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को अपना जो कक्षा 9वीं 10वीं में आपको सिखाया गया था उन सबको भी ये इस्तेमाल करता है। हमने जो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के अंदर जिन सेंटर्स को निकाला था, हमने निकाल लिया था, जिनके फॉर्मूले निकाले थे, उन फॉर्मूलों को भी आप यहां डिराइव कर सकते हैं, आप यहां समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां जब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो पहले उसे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, यानी क्या बोल सकते हो, त्रिभुज के हल, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी इसको बोलते हैं कि त्रिभुज के गुणधर्म, उनके आधार पर ही हमें हल करना है। अब कुछ बेसिक बातें हैं जो शुरुआत से हमें समझनी है। पहले उन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी ये जो लेक्चर आज का होगा वो वास्तविकता में देखा जाए तो जो टर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन चीजों का हम प्रयोग करने वाले हैं, उनके बारे में एक रफ आइडिया आपको देगा कि ये चीजें क्या होती हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे एसओटी पर। यहां बहुत सारे नियम है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। यहां पर साइन रूल होता है, कॉस रूल होता है, नेपियर्स एनालॉजी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको हर सेंटर्स, जिनके बारे में हम आगे डिटेलिंग में करेंगे, अभी तो आज तो हम बात करेंगे सेंटर की बेसिक परिभाषाएं और उनसे जुड़े हुए जो गुणधर्म है उनके बारे में। आगे चल करके उनकी डिटेलिंग करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने सरल रेखा में जब हम केंद्र पढ़ रहे थे, तो जैसे मान लीजिए हमने वहां पर पढ़ा क्या कि परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से हमारा वृत्त जा रहा होता है और परिकेंद्र पर केंद्र होता है, तो त्रिज्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या है। तो यहां उस त्रिज्या को निकालने के लिए जो सूत्रों की आवश्यकता है वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर निकालेंगे। तो ये मान के चलिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे चैप्टर से, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, पर इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति के अंदर देखो क्या होता है, आपको मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। त्रिकोणमिति में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है कि सर हमें फॉर्मूले याद है पर हमें चमकता नहीं है कि सवाल हम कौन सा करें, कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो वो आप जब बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास उतना संभव नहीं होता कि एक ही क्लास के अंदर हम बहुत सारे सवाल करा पाए, तो वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आपको आने लग जाएगा और उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर आसान भी हो जाता है।
कई बच्चे हम लोगों से ये बात भी करते हैं कि सर कौन सा चैप्टर आईआईटी की प्रिपरेशन में हम छोड़ सकते हैं। तो इन जनरल आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना होता है, आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और कम से कम अगर कोई ऐसा चैप्टर आपको लगता है कि बहुत हार्ड सा चैप्टर है, तो आप कम से कम उसको एक सर्टेन लेवल तक तो पढ़ोगे ही कि भाई बेसिक आइडिया तो हमको उसका रहे, ताकि ऐसा ना हो कि उस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट अगर आगे इस्तेमाल हो रहा हो किसी और चैप्टर में हो रहा हो। हम ये बात तो देख चुके हैं कि जो जेई मेंस का एग्जाम आते हैं या जो आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम आता है, उस आईआईटी जेई एडवांस के अंदर ये तो होता है कि एक सवाल सिर्फ एक चैप्टर से नहीं आता, उस सवाल के अंदर वो कुछ और चैप्टरों का भी प्रयोग करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जैसे मान लीजिए लिमिट का कोई सवाल आया, या मान लीजिए आप द्विघात का सवाल कर रहे हैं, तो द्विघात के सवाल के अंदर वो क्या करते हैं, त्रिकोणमिति डाल देते हैं। अब अगर किसी बच्चे को त्रिकोणमिति नहीं आ रही है तो उससे वो द्विघात का सवाल नहीं हो पाएगा, चाहे वो द्विघात पूरा जानता हो। तो आपको हर चैप्टर को सर्टेन लेवल तक तो तैयार करना ही करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आप चैप्टर आपको नहीं आएगा। तो अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक चीजों से। बेसिक चीजें इसलिए क्योंकि ये चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए जो चैप्टर डिफरेंस पैदा करते हैं रैंक्स के अंदर, उन चैप्टरों में से एक चैप्टर ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप करने की कोशिश करते हैं कि यार सर ये तो हमसे बनता ही नहीं है। जैसे आप कक्षा 12वीं में जब जाएंगे तो कुछ चैप्टर लाइक वेक्टर 3D है, तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें स्किप करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे स्किप नहीं होने देते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हम अच्छा कर लें, क्योंकि मान लीजिए एक चैप्टर है 12th के अंदर, मान लीजिए एक चैप्टर आपका आता है लिमिट। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना सबको समझ में आ रहा है, तो उसके सवाल आप बना सकते हो। उस सवाल में कॉम्प्लिकेशन डालना है, मुझे एसओटी डाल देना है उसमें। तो अब अगर किसी बच्चे को एसओटी नहीं आता तो फिर उसके लिए वो सवाल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये ध्यान रखें कि हमारी ये जो प्रिपरेशन है कक्षा 11वीं की और 12वीं की, उसके हर चैप्टर की पूरी थ्योरी हमें अच्छे से आती हो और उसके सवालों की हमने अच्छे प्रैक्टिस करी हो। प्रैक्टिस करने के बाद आपसे कोई प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वैसे ही उस चैप्टर का पूरा ओवरऑल ओवरव्यू भी मिल जाएगा, और आप तब ये भी अच्छे से समझ पाएंगे कि बाकी कितने चैप्टर्स हैं जो उसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हम सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि त्रिभुज के, जो पहली चीज हमें समझनी है वो है त्रिभुज के अवयव। त्रिभुज के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। अब ये त्रिभुज के अवयव या एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? त्रिभुज के अवयव कहो या ट्राइंगल अपने एलिमेंट्स कहो, उसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज अगर आपको दिया जाता है तो आप उसको सिर्फ देख करके आपको क्या क्या समझ में आ जाता है, उन सारे अवयवों के बारे में बात करें तो हम यहां बोलते हैं किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि हर एक चीज हमें क्लियर रहे। इस चैप्टर में आपको बाद में जब आप कंटिन्यू करते रहे क्या होता है, जब आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही, ये सब चीजें तो हमें आती है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको अंत में लगेगा कि सर ने स्टार्टिंग में जो बोला था कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा हमें तो कुछ लगा ही नहीं, ये तो आसान चैप्टर है। वो इसलिए क्योंकि आप लगातार उन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो हम बहुत स्लोली और आराम से इन चीजों को करेंगे, जो कि इन जर्नल जब क्लासेस होती हैं तो उसके अंदर ये मान लिया जाता है कि ये तो बच्चों को आता है। अब आता है वो तो अलग बात है, आता तो हमें बहुत कुछ था, लेकिन हमने उसको एक बार रिकॉल करना है। एक बार मेरा पार्ट है कि मैं आपको बताऊं कि वो क्या चीजें हैं, और उसके साथ फिर अगर अपन चलेंगे तो फिर जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो त्रिभुज के कौन से 6 अवयव हैं? 6 अवयव हैं बेटा, उसकी 3 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण, ये कुल मिला के ये 6 अवयव हैं। अब सपोज करो कि मैं आपको एक त्रिभुज बना के देता हूं, मान लो ये त्रिभुज है आपका, है ना, ये आपका ए है, बी है और सी है। तो आपने जो कहा कि ये जो कोण बना है ये त्रिभुज का कोण है ए, ये कोण है बी और ये कोण है सी। तो जब कभी भी मैं आपको कैपिटल लेटर में कोण दूं, मतलब लिख के दूंगा, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे लिख के दिया एंगल ए,
एंगल बी और एंगल सी। तो ये आपको क्या दे रहा है, त्रिभुज में निहित जो आंतरिक कोण है उनके बारे में चर्चा कर रहा है। साथ ही साथ आपका जो शीर्ष है ए, उसके सामने जो भुजा आ रही है बेटा, सामने जो भी भुजा आ रही है उस भुजा को, मतलब ये ए के सामने कौन सी भुजा है, बीसी, तो इस भुजा बीसी की जो लंबाई है, इस भुजा बीसी की जो लंबाई आएगी वो लंबाई हमारी क्या कहलाती है बेटा, स्मॉल ए। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो अगर आपको भुजा बीसी दी जाएगी तो आपका बीसी बराबर क्या होगा, वो स्मॉल ए होगा। उसी प्रकार यदि आपको एसी भुजा के बारे में बात करनी है तो वो क्या होगी, आपकी बी होगी। और ये जो ए बी भुजा है इसको अगर अपन दें तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी होगा। तो आपका जो ये भुजा ए बी आएगी उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है, आपकी तीन भुजाओं की लंबाई दी जाती है। और अगर उन्हें ऐसे लिख दिया जाए तो वो क्या है, आपके कोण है। और ये 6 एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि आपका त्रिभुज कैसा बन रहा है। आपका त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, समकोण समद्विबाहु है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, यानी स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है ना, मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, है ना, जिनके कोणों का मान अलग अलग हो। वो सारी चीजें जो हैं वो डिसाइड करने के लिए हमको 3 घटकों की या 3 अवयवों की आवश्यकता है। और वो 3 आवश्यकताओं में क्या होता है, या 3 भुजाएं और 3 कोण है, 6 भुजाएं होती हैं। उनमें से अगर आप, कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें से 3 अगर आपको मिल जाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक त्रिभुज को बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको एक एंगल दिया, एक साइड दी और फिर एक एंगल दे दिया। मतलब एक साइड देने के बाद ये साइड की लंबाई दे दी बेटा मैंने, है ना, और मैंने इस का जो ये जो अंत बिंदु है, इन अंत बिंदुओं पर जो कोण बन रहे हैं वो कोण के मान भी दे दिए। तो आपका जो त्रिभुज बनेगा ना वो एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा। कैसे, क्योंकि आपने क्या दिया है मुझे, आपने 6 घटकों में से 3 घटक मुझे दे दिए, आपने 6 अवयवों में से 3 अवयव मुझे दिए। आपने बोला कि सर मैंने आपको एक भुजा दी और इस भुजा के दोनों अंत बिंदुओं पर बनने वाले कोण बता दिए। तो अब आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से ये एक भुजा मैंने खींच दी, मान लो इसको ऐसा कर लेते हैं अपन। मैंने कहा कि मैंने आपको ए ऐसे दिया है ना, ए ऐसे, यानी एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि साइड बीच में है और दोनों तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो दे दिए मैंने, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये साइड की लेंथ आपको दे दी है, तो आपने साइड लेंथ बना दी कि ये ट्रायंगल होगा सर, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने एंगल बोल दिया। आपने एंगल बोल दिया तो कहा कि सर ये वाला एंगल आपने दे दिया हमें, ये वाला एंगल दे दिया आपने हमें, लो आपका त्रिभुज बनेगा। क्योंकि ये दोनों रेखाएं अपने आप कट जाएंगी और जहां कटेंगी वो थर्ड वर्टेक्स आएगा, तो आपका एक यूनिक डिफाइंड ट्रायंगल बन जाएगा। या मैं आपको तीनों साइड की लेंथ दे दूं, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको साइड 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 दे रहा हूं। अब साइड 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 का मतलब मैंने तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे दी। अब अगर मैंने आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी बेटा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। आपने क्या करा, आपने एक भुजा बना ली यहां, इसकी लंबाई जो भी दे रखी थी। अब दूसरी भुजा भी आपको बनानी थी, आपने ऐसे बना दी। अब तीसरी भुजा को भी लंबाई में जितना लाना है, मान लीजिए वो ऐसे सिचुएशन आ गई, तो आप बोलोगे ना कि सर ये दोनों एंड तो फिक्स है, तो इनको मिलना जरूरी है। तो फिर आप क्या करोगे, इनको मिलाने के लिए एक नया ट्रायंगल बना दोगे कि सर ये वाली जो भुजा है इसको थोड़ा इधर सरका लेते हैं, इसको इधर सरका लेते हैं, और फिर ये ट्रायंगल बनेगा। उस केस में भी आपका जो यूनिक ट्रायंगल है वो बन जाएगा। तो आपको अगर एक त्रिभुज देना है, ज्ञात करना है, तो आपको कम से कम 3 अवयव मिल जाने चाहिए, और वो भी स्पेसिफिक हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिए जाए। 3 मान लो मैं आपको एंगल 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 दे दूं, तो आप एंगल 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 पे भी यूनिकली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 6 अवयव हैं, और ये 6 अवयव यहां पर कैसे डिनोट होंगे। स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए जो आपका शीर्ष दे रखा होगा, ए उसके विपरीत भुजा का लंबाई होगा। एसी क्या होगा, यानी जो स्मॉल बी है वो क्या होगा, आपका शीर्ष बी दे रखा है, उसके विपरीत भुजा यानी एसी की लंबाई होगी, और स्मॉल सी क्या होगा, ए बी की लंबाई होगी। और यहां जो कोण है ये त्रिभुज के आंतरिक कोण कहलाते हैं। तो ये 6 एलिमेंट होते हैं हमारे पूरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि उन्होंने आपको 3 दे दिए, बचे हुए 3 आपको हल करने हैं।
क्या हो गया, अगर चैप्टर का मर्म समझे हम कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के हल, तो आपको वो क्या देगा, एक त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 अवयव देगा। अब वो जो 3 अवयव दिए, मान लीजिए उसने क्या दिया आपको, एंगल, साइड, एंगल दे दिया, तो अब आपसे वो हल क्या करवा सकता है, वो आपसे हल करवाएगा कि बचा हुआ एक कोण और बची हुई दोनों भुजाएं बताओ। तो आपको उसके लिए हल करना है अभी सवाल को। तो यानी ये पूरा चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि कुछ दिया गया होगा, त्रिभुज के 6 अवयवों में से कुछ अवयव दिए गए होंगे और कुछ का फिर मान आपको ज्ञात करना है। तो अपन उस पूरे उस मोड में ही इस चैप्टर का कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ पहला बात। अब त्रिभुज के अवयव के बाद हम त्रिभुज के उसमें भी चलते हैं, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट अपन इसमें बात कर लेते हैं, क्या ये सब चीजें हमने कक्षा 11वीं के स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में पढ़ी है बेटा। तो हम इसको वहां पर जो पढ़ा था उसको यहां पर एक बार और रिवाइज कर लेंगे, मतलब वो पूरे फॉर्मूले रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। तो हम यहां पर त्रिभुज के केंद्र के, हालांकि इसकी डिटेलिंग अपन बाद में करेंगे, बस अभी बेसिक बातें करेंगे इसमें। त्रिभुज के केंद्र, ठीक है, त्रिभुज के केंद्र में क्या आता है, सबसे पहला केंद्र जो आपको देखना है वो होता है त्रिभुज का केंद्रक, यानी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड केंद्रक। केंद्रक को अपन क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड, ठीक है ना, इसको डिनोट करते थे हम जी से, ये आपको याद होगा। अब ये क्या होता था बेटा, आपका जो केंद्रक होता था वो क्या होता था, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अब अगर वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, है ना, तो ये मान लीजिए आपकी पहली माध्यिका आई। माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, समद्विभाजित करती है, परंतु यह लंब समद्विभाजक हो यह आवश्यक नहीं है ना। ये सब हमने वहां पर करा था, लेकिन डी यहां पर एक बार और देख लेते हैं। ये आ गया आपका, ये आपका ई आ गया और ये आपका एफ आ गया। मैं फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम एसओटी की बात कर रहे हैं। यहां पर ये चीज ध्यान देना कि जो केंद्रक आएगा यानी जो जी आपका आएगा वो क्या करेगा, वो आपके इस त्रिभुज को छह बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। यानी आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये 6 त्रिभुज जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, ये 6 के 6 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वह समान होगा। ठीक है, तो अपन क्या क्या बोल सकते हैं यहां पर, हम यहां बोल सकते हैं क्या, पहला कि जी त्रिभुज एबीसी को छह बराबर त्रिभुजों में विभक्त करता है। ठीक है, 6 बराबर उसमें विभक्त करता है। अब 6 बराबर त्रिभुजों में विभक्त करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ट्राइंगल 1 का जो एरिया आएगा वही आपके ट्राइंगल 2 का एरिया आएगा, वही 3 का एरिया आएगा, वही 4 का एरिया आएगा, वही 5 का एरिया आएगा,
वही 6 का एरिया आएगा और ये सब किसके बराबर होंगे? आपके त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के छठे हिस्से के बराबर। तो आप उसको 6 बराबर भागों में बांट पा रहे हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने केंद्रक ले लिया है तो केंद्रक क्या करने वाला है? इस त्रिभुज को क्या करेगा? 6 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, माध्य का विपरीत भुजा को, माध्य का विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है। माध्य का विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है, परंतु यह लंब समद्विभाजक हो, लंब समद्विभाजक हो, यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा, इसको एक और चीज कर लेते हैं। जैसे हमने यहां बोला ना जी त्रिभुज को, तो यहां लिखो माध्य का, जी नहीं कहेंगे, यहां बोलेंगे माध्य का, माध्यिकाएं। ये जो माध्यिका है ना, ये त्रिभुज को कितने हिस्सों में तोड़ रही हैं? 6 बराबर। ये माध्यिका एक आ गई, ये आ गई, ये आ गई। तो ये जो तीनों माध्यिकाएं आई हैं, ये माध्यिकाएं त्रिभुज एबीसी को कितने बराबर भागों में विभक्त कर रही हैं? 6 बराबर भागों में विभक्त कर रही हैं। ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना? ये सेंट्रॉइड का नहीं है, ये माध्यिकाओं का है। ठीक है, तो इसी पर अपन थर्ड पॉइंट बना लेंगे। वो क्या? कि जी जो है त्रिभुज को, जी जो है त्रिभुज को 3 बराबर भागों में विभक्त करता है, विभक्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिर्फ जी दे दूं मैं आपको, है ना, ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो आपका जो जी आएगा, मान लो जी यहां कहीं आया और इसको मिला देते हैं अपन, है ना, तो ये कितने बराबर भागों में विभक्त कर रहा है बेटा? 3 बराबर भागों में। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा, वो तीनों एरिया क्या आ जाएंगे? समान आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो जी जो है वो त्रिभुज को 3 बराबर भागों में विभक्त करता है। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना वैसे तो हमें आता है, और ये जी हमारा जो होता है ये क्या करेगा? 3 ट्राइंगल के इक्वलिटी में करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड, तो वो होता है हमारा लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। इसको डिनोट करते हैं हम H से, है ना। लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, अगर तीनों शीर्षों से डालेंगे तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। वो जो आपका उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो आपका लंब केंद्र कहलाता है। इसका मतलब त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंबों का उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु,
उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? लंब केंद्र कहलाता है बेटा। लंब केंद्र कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए अपन एक न्यून कोण त्रिभुज ले लेते हैं ना, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपने यहां से एक लंब डाला, आपने इससे इस भुजा पर एक लंब डाला, आपने इस भुजा से इस पर एक लंब डाला। तो ये तीनों लंब जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये जो एक ही पॉइंट पर मिलना होता है ना, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र कहा जाता है। ठीक बात है। इनको मान लेते हैं अपन, डी है, ई है, एफ है। मैंने इसका एक फॉर्मूला बनाया था, कहां पर? सरल रेखा में। वो फॉर्मूला के आधार पर ही हमने ये देख लिया था कि डी बी सी को किस भुजा में बांटेगा, ठीक है ना, ई ए सी को किस भुजा में बांटेगा, एच आपका सी एफ को किस भुजा में बांटेगा। ये अनुपात हमें वहां से सरल रेखा से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी अपन सिर्फ छोटी छोटी और बेसिक बात कर रहे हैं। अगर आपका न्यून कोण त्रिभुज है, क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है, तो आपका जो ये लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यदि आप इसी को समकोण त्रिभुज बना लेते, राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ए से बी सी पर जब लंब डालेंगे तो वो वास्तविकता में जो लंब पाद आएगा वो बी पर ही आएगा। सी से ए बी पर जब लंब डालेंगे तो वो जो लंब पाद आएगा वो भी बी पर ही आएगा। तो इन दोनों लंबों का, ये भी लंब है और ये भी लंब है, देखा जाए तो इन दोनों लंबों का, ये जो बी सी है वो ए बी के लंब है और ए बी जो है वो बी सी का लंब है। तो ये दोनों प्रतिच्छेद कहां दिखा रहे हैं? बी पर। और बी से जो आप तीसरा लंब डालोगे, ये लंब भी कहां पर मिल रहा है? बी पर मिल रहा है। तो आपका बी ही क्या हो जाता है? आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। तो यदि आपका समकोण त्रिभुज आ गया है तो आपका जो लंब केंद्र होगा वो कहां पर आ जाएगा? त्रिभुज की परिधि पर आ जाएगा और उस जगह पर होगा जहां पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए आपने अधिक कोण त्रिभुज लिया, जबकि अगर अपन बात करें किसमें? केंद्रक में, तो चाहे आपका त्रिभुज न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, चाहे समकोण हो, हर केस में जो आपका केंद्रक होगा वो सदैव त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। ठीक है ना। पर लंब केंद्र में अगर न्यून कोण है तो अंदर जाएगा, समकोण है तो आपका कहां पर आ जाएगा? उस जगह पर आएगा जहां 90 डिग्री बनाया गया है। और अधिक कोण त्रिभुज अगर अपन ले लेते हैं, अब देखो यही आपका ए है, मान लो ये बी है और ये सी है। अब मैं आपसे बोलूं कि साहब ए पर आप क्या करो? लंब डालो। ए से लंब डालो, किस पर? भुजा बीसी पर। तो आप ए से भुजा बीसी पर लंब कैसे डालोगे? आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यहां कहीं पर लंब डलेगा। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर हम सी से इस बी पर लंब डालना चाहते हैं, ए बी पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ए बी को भी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां से लंब डाला, मान लो वो यहां आके मिला। और आपने कहा कि सर हम बी से एसी पर जो लंब डालेंगे वो मान लीजिए यहां से डाला, ऐसे लंब है ना, ये लंब डाल गया 90 डिग्री का। तो इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे इस रेखा को, तो ये भी यहां जाके प्रतिच्छेद दिखा रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका त्रिभुज न्यून कोण हुआ तो आपका लंब केंद्र अंदर होगा, अगर समकोण हुआ तो परिधि पर आ जाएगा, और अगर अधिक कोण हो गया तो आपका जो ये लंब केंद्र है वो वास्तविकता में त्रिभुज के बाहर की ओर आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। तो अपन इनको पॉइंटों में निहित कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो इसके अपन को समझने हैं, अपन को याद रखने हैं। क्या? कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में H अंदर की ओर होगा, समकोण त्रिभुज में H उस शीर्ष पर होगा जहां
समकोण बना है और अधिक कोण त्रिभुज में H बाहर की ओर होगा, है ना। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो अपन याद करेंगे। B बाहर की ओर होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट इसी में कि समबाहु त्रिभुज H और G एक ही बिंदु होंगे, एक ही बिंदु होंगे। और इसी केस में जो आप लंब डाल रहे हैं, है ना, ए से बी सी पर जो लंब डालेंगे वो आपकी समद्विभाजक भी होगी और वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगी और उसी को हम लंब समद्विभाजक बोलने वाले हैं बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज में H और G कहां होंगे, एक ही बिंदु होंगे। अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज दे दिया जाएगा तो अगर उसका लंब केंद्र निकालने के लिए बोला जाए तो भी आप उसका क्या निकाल दें, केंद्रक निकाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक बात है ना। चलिए, इसके बाद अगला सेंटर जो हमें करना है वो कौन सा है, इन सेंटर। थर्ड सेंटर जो अपन बात कर रहे हैं वो है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और इन सेंटर का मतलब है आई। इसको हम डिनोट किससे करते थे, कैपिटल आई से बेटा। अब ये इन सेंटर क्या है, इन सेंटर कहता है कि आपका जो कोण अर्धक होते हैं, अंतः कोण अर्धक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अंतः कोण अर्धक जो त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहे हैं उनके जो अर्धक होते हैं वो भी त्रिभुज के किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनको हम इन सेंटर बोलते हैं। हालांकि इनकी अपन ने डिटेलिंग स्ट्रेट लाइन में करी थी, यहां हम उनको सिर्फ एक बार देख ले रहे हैं। ए बी सी आ जाता था, आपका ये इंटरनल एंगल आ गया, तो आप देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला एंगल बराबर आएगा, ये वाला आपका a/2 हो जाता है, ये भी a/2। ऐसे ही यहां से भी एक चला जाएगा तो ये वाला एंगल आपका b/2 हो जाता है, ये वाला भी b/2 हो जाता है। यहां से आपका एक कोण अर्धक जाएगा और ये तीनों एक ही पॉइंट पर काटेंगे बेटा। यही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है बेसिकली, ध्यान रखना है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका c/2 हो जाएगा और ये भी c/2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, वो क्या कहलाता है, आपका आई कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहां कुछ और बातों का भी ध्यान रख लेंगे। क्या हम जानते हैं कि जो कोण अर्धक होता है वो क्या करता है, कोणों को आधा आधा करता है, ये तो बात हो गई। लेकिन वास्तविकता में दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोण अर्धक का अगर हमको परिभाषा बतानी होती है तो हम उसे क्या बोला करते थे कि कोण अर्धक उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो क्या करते हैं, जो सदैव दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित हो। यानी अगर आप एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का, तो वो बिंदु होता है जिसकी लंबाई इससे और इससे सदैव कैसी रहती है, बराबर रहती है। ठीक बात। तो ये कोण अर्धक होते हैं डी, ई और एफ। यहां ध्यान रखना एक और बात कि अगर मेरे से कोई पूछे डी बीसी को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो एक नियम बोलता है जो हम लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ लिया था, क्या कि जो कोण अर्धक होता है वो अपने सामने वाली भुजा को, कोण अर्धक अपने सामने वाली त्रिभुज का जो कोण अर्धक होगा वो अपने सामने वाली भुजा को अपनी संगत भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यानी अगर मैं डी का पूछूं कि वो बीसी को किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो वो सी अनुपात बी में विभाजित करेगी, क्योंकि इसकी लेंथ तो सी है और इसकी लेंथ आपके पास बी आ जाती है। ठीक बात है। हालांकि इसका जो फॉर्मूला था उसके आधार पर हमने सरल रेखा में ये चीजें डिकोड कर रखी हैं, हमको पता है ये क्या होता है, कैसे आता था। C/B वो फॉर्मूले में हमने रेशियोज के हिसाब से सेट किया था। तो ये अनुपात ध्यान रखना है। तो यहां कुछ बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात तो अंतः केंद्र क्या है, वो है त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ये ध्यान रखना है ना।
अंतः केंद्र कहलाता है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन को याद रखने हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि आई हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। ये तो पहला पॉइंट है। जैसे आपका जी होता है वैसा ही हमेशा आई होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, कोण अर्धक अपने विपरीत भुजा, कोण अर्धक अपने विपरीत भुजा को अपने संगत भुजा के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, यदि I को केंद्र मानकर, यदि I को केंद्र मानकर तथा I से किसी भी भुजा की लंबवत दूरी को त्रिज्या मानकर वृत्त बनाए तो वह वृत्त त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का इन सेंटर, है ना, इन सर्कल कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। तथा तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया मैंने, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है ना, ठीक है। तो आपका इन सेंटर मान लो ये आ गया, ये आपका इन सेंटर है, आई है ना। तो आपने क्या करा, आई से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर को मैंने बोल दिया कि ये आर है। और आपने क्या करा, आई आर को, ये आई है आपका, आई आर को आपने क्या मान लिया, वृत्त की त्रिज्या, और आई को केंद्र माना। और जब आप वृत्त खींचोगे ना बेटा, तो ये जो वृत्त होगा ये अंदर ही अंदर घूम जाएगा और तीनों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। अब यहां एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आर है ना, ये आर आपके जो कोण अर्धक है उसका सेकंड पॉइंट नहीं है। मतलब अगर आप कोण अर्धक मान लो बनाते हैं, देखो ऐसे करके, अगर अपन इसको ऐसा कहें कि ये कोण अर्धक बनाना है, तो कोण अर्धक तो यहां कहीं आएगा, ये डी है, ठीक है, और आई आर ये है जो परपेंडिकुलर है। अब आप बोलोगे इसका मतलब सर कभी आर और डी सेम नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज होता, तो जो कोण अर्धक आता वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बन के गिरता, तब ये आर और डी सेम हो जाते। या समबाहु त्रिभुज होता तब भी ये आर और डी क्या हो जाते, सेम हो जाते। पर सामान्यतः ये जो आपका कोण अर्धक है वो सामने वाली भुजा को जहां मिलेगा और वो जो लंबवत दूरी हमने निकाली उन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। यानी आपका जो वृत्त जहां जहां स्पर्श कर रहा है वह आपके कोण अर्धक का दूसरा पॉइंट होगा, ये जरूरी नहीं है।
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो आई आर आता है ना बेटा, इसी को हम स्मॉल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल आर बोलते हैं। यहां पर इसको हम अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल आर हमारे एसओटी के अंदर फॉर्मूलों में बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैंने इन सारे सेंटर्स को पहले डिस्कस करने का विचार बनाया कि पहले अपन इनके बारे में चर्चा कर लें और उसके बाद हम आगे जाएं। अगर अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं तो अंतः केंद्र, जैसे अब यहां से मान लो मैंने अंतः केंद्र डाला, तो अंतः केंद्र जो आएगा वो यहां आके गिरा, ये है आपका। लेकिन आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे बेटा, वो ये वाली रही होगी, और ये भी आपकी आर ही रही होगी। ऐसे ही आपका कोण अर्धक मान लीजिए ऐसे गया, यहां कहीं जाके गिरा, और जो परपेंडिकुलर है वो यहां आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये जो आपका रेडियस होता है इस सर्कल का, वही आपका स्मॉल आर है, और इस स्मॉल आर को हम डेल्टा बाई एस, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम इसके बनाने वाले हैं। तो जब हम स्मॉल आर लिखेंगे, छोटा आर कहीं दिखाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यह उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में चर्चा कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक बात है? अच्छा, इसमें और कोई ओपन पॉइंट क्या ले सकते हैं कि ये जो वृत्त है ये आपको इंटरनली टच करके जा रहा है, इसी को हम इन सर्कल बोलते हैं, यानी अंतःवृत्त बोलते हैं। ये त्रिज्या आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सेंटर हमारा आता है वो आता है एक्स सेंटर। बाह्य अंतः केंद्र आया था, अब हमारा जो आएगा वो आएगा बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र को क्या बोलते हैं हम? बाह्य केंद्र को हम बोलते हैं एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर्स, कई लोग इसको I1, I2, I3 के नाम से डालते हैं, और जैसे हम लोग डालते हैं तो हम E1, E2 और E3 के नाम से डाल देते हैं। ऐसे तीन आएंगे। अब ये क्या करता है, आपका त्रिभुज जो दिया गया है उसमें एक अंतः कोण है और एक बाह्य कोण है। तो दो बाह्य कोणों का अर्धक ले लो और एक अंतः कोण का अर्धक ले लो, और ये जहां मिलेंगे वो आपका एक सेंटर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरह का एक त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैंने क्या करा, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये अंतः कोण है आपका, है ना, ये वाला। तो बाह्य कोण कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा बेटा। ऐसे ही इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये वाला जो कोण होगा बाह्य कोण होगा, तो ये वाला कोण आ गया मान लो ऐसे। और इंटरनल एंगल ले लो ए का, तो ये जहां मिलेंगे उसको ही हम बोलेंगे E1। अब ये क्या है? आपका इंटरनल एंगल है का बाइसेक्टर है, और ये इन दोनों के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है ना, बाह्य कोण का। तो ये जो आया वो ए के विपरीत, जिसका आपने इंटरनल एंगल लिया, जिसका आपने अंतः कोण अर्धक लिया है, उसके विपरीत भुजा का आपको क्या मिल रहा है? उसका विपरीत क्या मिल गया आपको? एक्स सेंटर मिल गया, बाह्य केंद्र मिल जाएगा। ऐसे ही आपके पास ऐसे तीन आने वाले हैं। अगर मान लीजिए इसको ए को बढ़ा देते हैं इधर, उसको बढ़ा देते हैं इधर, है ना, तो आपका ये एक्सटर्नल एंगल जाएगा, ऐसे जाएगा मान लो। इसको आगे बढ़ा दो तो ये भी कट रहा है ना, यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर ले लो इंटरनल, तो आपका ये आ जाएगा ऐसे कुछ करके। तो ये आपका E2 हो जाएगा, जो किसके विपरीत है? बी के विपरीत है। ऐसे ही मान लीजिए आप इसको बढ़ा दें आगे, यहां से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लें, है ना, थोड़ा सा डायग्राम में भावनाओं को समझते चलना। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। इसको अपन एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, बाह्य केंद्र को। बाह्य केंद्र, ये मान लीजिए त्रिभुज है ना, कि आपका ए है, ये बी है और ये सी है। आपने क्या करा, इस भुजा को आगे बढ़ाया, इस भुजा को आगे बढ़ाया, और आपने एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लिया। ये आपका एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आ गया, मान लीजिए ऐसा गया। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, और इससे भी आपने एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लिया, मान लीजिए ऐसे गया, यहां कहीं जाकर के ये कट गया। और आपने ए से भी एक कोण अर्धक लिया है, इसको अपन किसी और कलर में ले लेते हैं। ठीक है,
तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये आपका E1 आ गया। ऐसे ही आप बी से भी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लें और ऐसे ही आप सी से भी एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लें। ठीक है जी, ओके। अब उसको बढ़ा देते हैं अपन आगे। ए वाला आपने मान लीजिए आगे बढ़ा दिया, ये वाला भी आपने आगे बढ़ा दिया, और इसका जो कोण अर्धक निकाला मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, ये भी आगे जाकर के कहीं मिल रहे होंगे, तो ये आपका E1 है, ये E2 आएगा, यहां कहीं पर E3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये एक्स सेंटर है। अब अगर आप E1 से क्या करो, एक लंब डाल दो यहां पर, मान लो ये R है, तो ये E1R क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। और अगर E1R आपकी वृत्त की त्रिज्या है और आपने वृत्त बनाया, तो वो वृत्त क्या करेगा, इस भुजा को और इस भुजा को बाह्य स्पर्श करेगा, इसको अंतः स्पर्श करेगा, यानी तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। और ये E1R जो आया, जो लंबवत दूरी है, इसको हम R1 बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं एक्स रेडियस, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और इसको डिनोट किया जाता है यहां पर किससे, R1 से। ऐसे ही B के विपरीत में जो आएगा वो R2 से, और C के विपरीत में जो आएगा वो R3 से होगा। नेक्स्ट सेंटर जो हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट सेंटर है हमारा, वो है परिकेंद्र। परिकेंद्र यानी एक्स सेंटर, परिकेंद्र या एक्स सेंटर, और इसको हम डिनोट करते हैं O से। तो ये क्या है, त्रिभुज के भुजाओं के, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के उभयनिष्ठ त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इसका मतलब मान लो आपका ट्रायंगल ऐसा है, ये A, ये B, ये C है ना, तो इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और हो सकता है ये वाली भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो शीर्ष से निकल जाए। तो ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा, वो आपका कहलाता है परिकेंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। अब इस ऑर्थो सेंटर की खासियत क्या है कि अगर आपने O ले लिया है ना एज ए सेंटर ऑफ द सर्कल, और O से आपने किसी भी एक शीर्ष की दूरी ले ली, मान लीजिए OB ले ली, तो आप जब वृत्त खींचेंगे ना, तो ये वृत्त क्या करेगा, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। अब अगर ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, तो ये वाला वृत्त आपका क्या कहलाएगा, ये वाला वृत्त कहलाएगा आपका परिवृत्त। और ये जो आपने OB निकाली बेटा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल R। इसका मतलब ये परिवृत्त की त्रिज्या है। तो कैपिटल R जो होती है, जो हम लोग एसओटी में यूज करेंगे, वो क्या है आपका परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कैपिटल R होगा। ठीक है, और ये जो परिवृत्त बन जाएगा, ये हमेशा त्रिभुज के कहां से गुजरेगा, तीनों शीर्ष से गुजरेगा। तो एक नियम हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाएंगे, तो उनसे गुजरने वाला एक वृत्त निश्चित होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपके 3 बिंदु संरेखीय नहीं है, तो उनसे वृत्त गुजरेगा। ये बात तो क्लियर। त्रिभुज के अगर 3 बिंदु संरेखीय नहीं है, तो ये निश्चित बात है कि उनसे क्या होगा, एक वृत्त गुजरेगा। और अगर उनसे वृत्त गुजरेगा, तो वो तीनों बिंदु को मिलाओगे तो वो त्रिभुज बनेगा। तो हर त्रिभुज के पास एक परिवृत्त होता है, और उस परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपकी क्या कहलाती है, परित्रिज्या यानी कैपिटल R कहलाती है। और यहां पर ये जो पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट को हम बोला करते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। इसके साथ भी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपका ये न्यून कोण है, तो आपका परिकेंद्र कहां होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा। यदि आपका ये बिंदु, मान लीजिए त्रिभुज आपका समकोण हो गया, तो आपको क्या करना है,
इससे एक लंब डालना है, तो वो लंब कहीं मान लीजिए ऐसे डाला, ठीक है। यहां से एक लंब डाल दिया, लंब समद्विभाजक डाला, तो वो भी यहां मिलेगा और इस वाले का भी यही मिलेगा। तो ये आपका कहां पर आ जाता है, आपके समकोण त्रिभुज की परिधि पर आ जाता है ये बिंदु, और वो क्या होता है, आपके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु है वही क्या है आपका, वही आपका परिकेंद्र होता है। यहां से आपने अगर इसको त्रिज्या मान लिया, मान लीजिए ये आपका परिकेंद्र ओ आ गया, ओ का मतलब मूल बिंदु नहीं है, ओ का मतलब यहां पर क्या है, सर्कम सेंटर है ना। तो ओ अगर आपने ले लिया ऐसे और आपने अगर वृत्त खींचा, तो ये वृत्त जो होगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होके गुजरेगा, समझ में आ रहा है। और यही केंद्र होगा। ये तो आप देखो डायग्राम से भी देख सकते हो कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आपका AC जो है, AC वो क्या बन जाएगी, आपकी व्यास बन जाएगी, और उस व्यास का केंद्र बिंदु जो होता है वही आपका वृत्त का केंद्र होने वाला है, और वो आपका क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो वही आपका क्या बन जाएगा, सर्कम सेंटर। अब आप चाहे OA ले लें, चाहे OC ले लें, चाहे OB ले लें, इन तीनों का ही मान क्या होगा, सर्कम रेडियस यानी कैपिटल R आ जाएगा, ठीक बात। तो आपका अगर समकोण त्रिभुज बन गया है तो आपका ये जो ऑर्थो सेंटर जो सर्कम सेंटर जो है, इसमें एक सेंटर नहीं है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है आपका सर्कम सेंटर, ये आपका सर्कम सेंटर है ना। तो ओ आपका जो सर्कम सेंटर है, वो सर्कम सेंटर आपका कहां चला जाएगा, वो परिधि पर आ जाएगा और आपके कर्ण का मध्य बिंदु बनेगा, ठीक है। यदि आप इसे अधिक कोण ले लेते, ऐसे ऐसे और ऐसा त्रिभुज बना लेते आप, A, B और C, A, B और C, तो आपका इसकी जो भुजा की जो लंब समद्विभाजक आता वो यहां आता, इसकी भुजा का लंब समद्विभाजक आता वो यहां आता, और इसकी भुजा का लंब समद्विभाजक आता वो यहां आता, और आपका ये जो पॉइंट था ये बाहर निकल जाता, यही आपका सर्कम सेंटर बन जाता। अब O से आप A की दूरी लेकर के अगर वृत्त खींचते तो ये वृत्त कुछ इस तरीके से निकल के आता, और आप बोलते कि सर ये जो है आपका OA, या आप OB ले लो, OC ले लो, या OB ले लो, ये सब क्या है आपका कैपिटल R बन जाता। तो ये आपका क्या हो जाता, परिकेंद्र हो जाता, जिसका जो त्रिज्या है, परित्रिज्या, उसको हम कैपिटल R लेते हैं। जो भी हमारे जो रूल्स हम पढ़ेंगे उन रूल्स में 3 तरह से R दिया जाता है बेटा। एक R स्मॉल होता है, वो आपका अंतः केंद्र की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। कैपिटल R जो होता है वो परिकेंद्र की त्रिज्या होती है। और जो आपका R1, R2 और R3 आने वाले हैं फॉर्मूले में, वो क्या आने वाले हैं, वो आपके बाह्य केंद्र जो हैं, एक्स सेंटर्स जो हैं, उनके साथ जो त्रिज्या एसोसिएट होगी वो त्रिज्या आने वाली है।